पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 में, एक बारी बताएंगे जय। पार्ट बी। ओके, ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19 टीएस ग्रेवाल का बी पार्ट दिया था मैंने होमवर्क में 19। ठीक है, तो ऐसा कैसे कि सिर्फ एक स्टूडेंट का डाउट है। हाफ ऑफ द डेटर्स realized 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके साथ आप क्या सीखेंगे, एक रूल सीखेंगे। when an asset is used to settle a liability, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट ही साथ में करा देता हूँ क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जो भी हम पहुंचे ही नहीं है वहां तक, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो हमें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। अभी तक हमने क्या करा था सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज में, कि या तो कैश में पे हो रही है या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। नाउ केसेस एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, कॉन्सेप्ट है अलग से, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा था फर्नीचर 50,000 का, और लायबिलिटीज में आ रहा था क्रेडिटर्स 35,000। ये बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा था। केस 1, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। पहले आपने क्या किया होगा, रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स में फर्नीचर डेबिट साइड पे आ गया होगा, लाइबिलिटीज में क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसके अंदर क्रेडिटर्स आ गया होगा। तो वो तो ट्रांसफर्स हैं। अब बात हो रही है रियलाइजेशन की। अगर हम फर्नीचर कैश में बेचते मार्केट में तो एंट्री होती कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, बट हमने क्या मार्केट में बेचा, नहीं। अगर हम लाइबिलिटीज पे ऑफ करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, बट हमने क्या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी कैश में, नो। एसेट यूज्ड टू सेटल अ लाइबिलिटी, आप थे मेरे क्रेडिटर, मेरे बुक्स में एसेट आ रहे थे फर्नीचर, आपने कहा चलो हिसाब बराबर हुआ, ये फर्नीचर मैं ले जाऊंगी। फर्नीचर गॉन, क्रेडिटर्स गॉन, क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई, क्या पार्टनर की कोई लाइबिलिटी चेंज हुई, नो। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेटलमेंट की बात हो रही है, सेटलमेंट बुक्स में आएगी ही नहीं। क्यों, चलो मान लेते आती, तो एक तरह से क्या हुआ, आपने फर्नीचर बेचा, कितने का वैल्यू करा सेटलमेंट के टाइम, 50,000 का या 35 का। अगर 35 के क्रेडिटर्स उसको ले गए और हिसाब बराबर हो गया, तो मतलब उन्होंने उसको वैल्यू क्या मानी, अग्रीड वैल्यू क्या निकली, 35। तो अगर फर्नीचर 35 का बेचते तो कैश टू रियलाइजेशन 35, और लाइबिलिटी पे ऑफ करते 35 की, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक 35, तो नेट इंपैक्ट तो नील ही हुआ। यस और नो। इफ एन एसेट इज यूज्ड टू सेटल अ लाइबिलिटी, वो ट्रांजैक्शन बुक्स में नहीं आती क्योंकि उसका इंपैक्ट नील होता है। बट अगर उस टाइम पे कुछ और साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन हुई हो, कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अच्छा चलो ठीक है कि 50,000 का फर्नीचर है, मैं इसको टेक ओवर कर रही हूँ, मेरा हिसाब 35 का था ना, मैं आपको 15,000 कैश दे रही हूँ, तो इसका मतलब आपने फर्नीचर को 50,000 का ही माना, आपका 35 का सेटल हो गया, तो 35 की नो एंट्री, बट आपने जो मुझे 15,000 रुपए कैश दिए वो तो एक ट्रांजैक्शन हुई, तो वो नॉर्मल कैश टू रियलाइजेशन। बट अगर सिर्फ इतना सा लिखा है कि क्रेडिटर्स टुक ओवर द फर्नीचर इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो मतलब आपने फर्नीचर उतने का ही माना ना जितने पैसे आपने लेने थे, तो फिर नो एंट्री। बट सर 50,000 का फर्नीचर तो 15,000 की और 35 की लाइबिलिटी सेटल करने में यूज हुआ, हमारा तो नुकसान हुआ। तो ये चीजें रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है, क्योंकि उसने डेबिट्स दिखाए थे 50,000, क्रेडिट्स दिखाए थे 35,000, तो ऑटोमेटिकली डेबिट एक्सेस है 15,000 का। जब आपने ट्रांसफर करे होंगे डेबिट साइड पे एसेट्स 50,000 डेबिट करा होगा, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे 35,000 क्रेडिट करी होगी, तो एक्सेस डेबिट ऑफ 15 तो आ ही रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लॉस बढ़ा चुका है। इफ एन एसेट इज यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, उतने पोर्शन की नो एंट्री। तो जो मैंने आपको कहानियां बताई,
मान लेते हैं कि आपने फर्नीचर मार्केट में 35 की तो वैल्यू मानी गई ना उसकी, तो अगर मार्केट में बेचा होता तो क्या होता, आपके पास आते 35,000 रुपीज। अगर आपके पास आते 35,000 रुपीज तो एंट्री क्या होती, कैश टू रियलाइजेशन। अगर आप ये मार्केट में पेमेंट करते क्रेडिटर्स की तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश और बैंक 35,000। तो ये दोनों एंट्रीज अगर दिखा रहे हो तो कैश डेबिट हुआ 35, कैश क्रेडिट हुआ 35, जीरो इम्पैक्ट। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 35, रियलाइजेशन डेबिट हुआ 35, तो इस ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट तो नील है। Therefore, if an asset is used to settle a liability, it is treated as a contra entry. It is not shown. It is not shown in the books. अगर जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो वहां भी नहीं आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं आएगा। करेक्ट, ट्रांजैक्शन तो नहीं आएगी लेकिन आपका फर्नीचर तो गया, क्रेडिटर्स तो गए, although its impact will be taken into consideration. That is, respective asset and liability will cease to exist in the books. लॉजिक समझ आया? ये इसलिए बोल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास फर्नीचर था 1 लाख का, आपने बोला कि ये जो 50,000 का फर्नीचर है ये मैं टेक ओवर कर रही हूं और मेरा हिसाब खत्म। तो इसका मतलब मेरे पास जो 1 लाख का फर्नीचर था उसमें से 50% फर्नीचर आप ले गए ना, तो 50% गया, आपने चाहे उसको 35 का माना बट मेरा तो 50% फर्नीचर गया, तो अब मेरे पास कितना फर्नीचर बचा होगा, बाकी 50% 50,000। तो वो कह रहे हैं कि उन सब के कैलकुलेशन में आप यूज करेंगे। अगर सिर्फ यही फर्नीचर था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्नीचर खत्म, यही क्रेडिटर्स थे तो खत्म। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, तो इसका मतलब बाकी हाफ क्रेडिटर्स बचे हैं बट हाफ खत्म हो गए आपके। तो जो हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, उस पोर्शन की नो एंट्री, बाकी तो ट्रांजैक्शन होगी कि नहीं होगी। तो बी केयरफुल, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, बट लॉजिक समझ आ गया नो एंट्री का। और केसेस करते हैं तो सेम चीज में आ गया, क्रेडिटर्स टुक ओवर हाफ द फर्नीचर इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो हमारे पास तो सर 50,000 का फर्नीचर था, उन्होंने 50% पे ही मान लिया। अब जब 50,000 का फर्नीचर 35 में वो ले रहे थे तो मैं भी तो मान रहा था, तो मैंने बोला कि इतना ही मिलेगा, चाहिए लो, नहीं चाहिए बाढ़ में जाओ। तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं, दिख रहा है कि बिजनेस बंद हो रहा है तो जो मिल रहा है भैया वही ले लेते हैं। तो 50% ऑफ द फर्नीचर was used to settle the liability, तो क्रेडिटर्स गॉन, 50% फर्नीचर गॉन, फर्नीचर 50,000 का था, 50% गॉन, तो बाकी बचा 25,000 का। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुई उसकी कोई एंट्री आएगी, वो तो फर्नीचर लेके गए, कोई पेमेंट ही नहीं हुई। 50% फर्नीचर चला गया, उसकी भी कोई एंट्री नहीं। बाकी जो 50% बचा, इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आपके पास 50 में से 25,000 का बचा। तो ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज है, मतलब मेंटली भी की जा सकती है, बट क्योंकि अभी तो क्वेश्चन इजी है तो मेंटली करना आसान है, बट जैसे ही वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट रहता है स्प्लिट कर देना चाहिए, फर्नीचर 50%, 50%, तो 50% क्या, क्रेडिटर्स, नो एंट्री, तो बाकी 50% सोल्ड इन द मार्केट एट 10% डिस्काउंट, तो कितने पैसे आए आपके पास, 22,500। तो ट्रांजैक्शन तो बस यही हुई होगी। तो 50% फर्नीचर की नो एंट्री, क्रेडिटर्स कंप्लीटली सेटल्ड है, ओनली हाफ ऑफ द फर्नीचर इज बीइंग गिवन टू द क्रेडिटर्स, रिमेनिंग हाफ ऑफ द फर्नीचर विल बी सोल्ड इन द मार्केट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या एंट्री आएगी, 22,500, जो आपको फर्नीचर बेच के पैसे आए। बाकी जो हाफ फर्नीचर यूज हुआ था क्रेडिटर को सेटल करने में, उसकी नो एंट्री। क्लियर, इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो केस 3, क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर। क्या हो सकता है, 3 ही केस हो सकते हैं कि भैया मैं पूरा फर्नीचर ले जा रही हूँ, हिसाब खत्म, तो बस ठीक है, नो एंट्री। फिर एक हो सकता है कि अच्छा चलो ठीक है, आधा फर्नीचर लेके जा रही हूँ, हिसाब खत्म, तो मेरे पास बाकी फर्नीचर बचा था, आधा मैंने मार्केट में बेच सकता हूँ। एक होता है कि अच्छा चलो पूरा फर्नीचर मुझे दे दो, कितने एक्स्ट्रा देने हैं मुझे बताओ। अब हो सकता है कि ये अलमारी है, कोई फिक्स्ड है, जॉइंट है, तो ये थोड़ा ना तोड़ के ले जाओगे, चलो 35 का हिसाब पूरा कर लेते हैं, बाकी दरवाजे आप अपने पास रख लो। नो,
तो आप कोई बड़ा फर्नीचर ले गए, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरा ये तो ये फर्नीचर 50,000 का है या कुछ भी है, क्रेडिटर्स अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ 30,000, ये अलग ही केस हो गया। आपने बोला भैया 1 मिनट, ये फर्नीचर भी ले जा रही हूँ और अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। बात समझ आ रही है कि आप बेच लो मार्केट में, मेरे को नहीं पता, बट मैं क्या मान रही हूँ इसको 30,000 का। इन सेटलमेंट नो, कह रहे इन पार्ट पेमेंट। फर्नीचर ले गए पूरा, बड़े ही निर्दय थे, फर्नीचर भी ले गए पूरा, और आपने कहा कि मैं इसकी वैल्यू 30,000 मान रही हूँ, अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपके 5,000 रुपए देने हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स तो 35 थे। तो लैंग्वेज हमें बताएगी कि हमें क्या करना है। केसेस तो अनगिनत हो सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। क्या वो 30,000 का फर्नीचर ले रहे हैं या वो पूरा फर्नीचर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू 30 लगाई है उन्होंने? वो पूरा फर्नीचर ले रहे हैं और उन्होंने उसकी वैल्यू 30 लगाई है, तो फर्नीचर तो गया। तो जो क्रेडिटर्स वर्थ 30,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फर्नीचर, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं है, बट बैलेंस क्रेडिटर्स विल बी पेड इन कैश। तो आपकी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या एंट्री आ जाएगी, 5,000 की। समझ आया केस? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। बैक टू क्वेश्चन नंबर 19। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए, ये तो एक उसका एस्पेक्ट होगा ना, एस्पेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो पहले एक देख लें कैसा लग रहा है। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। तो डेटर्स हमारे, सबसे पहला सवाल ही क्या होगा, डेटर्स हमारे कितने हैं, 34,000 या 30,000? 34,000 डेटर्स देंगे, प्रोविजन सेपरेट ट्रीटमेंट, क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन को और कुछ नहीं। तो हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000, रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट, एसेट्स यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, हम सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड जो जो है वो सब डिस्कस हो जाएगा। आपके पास क्या थे, डेटर्स थे कितने के, 34,000 के। तो पहले तो स्प्लिट कर दो उसको 50% में, तो 50% कितना होता है, 17,000। तो 50% ऑफ द क्रेडिटर्स रियलाइज 12,000, यही बोल रहा है ना, रियलाइज 12,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 12,000। अब बाकी 50% का क्या कह रहा है, दे वर यूज्ड टू सेटल 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 80,000, used to settle 25% of creditors. तो 25% of 80,000, 20,000 के क्रेडिटर्स गॉन, ठीक है ना, और आपका ये फर्नीचर डेटर्स गॉन। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की नो एंट्री, एसेट यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी, नो एंट्री। बट यहां से आपने क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करनी थी, क्रेडिटर्स कुछ बचे, रिमेनिंग क्रेडिटर्स 60,000। तो when an asset is used to settle liability, उतने पोर्शन की नो एंट्री, बट इट्स इम्पैक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमने उसका इम्पैक्ट ले लिया कि 20 क्रेडिटर्स चले गए, उसकी कोई एंट्री नहीं है सेटलमेंट के टाइम, बाकी 60 तो बचा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में क्या मेंशन्ड है, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, they were paid immediately at 10% डिस्काउंट। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे कितने, रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे 60,000, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, हाँ बेटा अमाउंट, वो क्रेडिटर्स 60,000, 10% पर एनम है, हमें 2 months का डिस्काउंट मिलेगा। तो 0,0,0,0,2,6,100, 1,000 सॉरी,
कितना डिस्काउंट मिल जाएगा 1000। तो आपने कितनी पेमेंट करी होगी 59,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी इस चीज की, रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश और बैंक, कितना 59,000। सरप्राइजिंगली कि ये एक ही स्टूडेंट का डाउट था, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग केस है और अभी हुआ ही नहीं था, बट एनीवे अभी हो गया। केसेस सिंपल होते हैं बट धीरे धीरे वैल्यू एडिशन होगी ना, एक साथ सारे बम नहीं फेंक सकता, फिर खत्म हो जाओगे, बट एक एक करके फेंकूंगा तो आपको डॉज करना आएगा। वही तो सीखना है कि वो बम फेंकेंगे, आपको डॉज करना आना चाहिए, सरवाइव करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो मजा आता है और फेंको। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट नहीं। क्या कॉन्सेप्ट था, एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी।